आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप लोगों का ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास आपका बंटी मन्नू भंडारी का, जिसमें भूमिका देखेंगे, पात्र देखेंगे, प्रमुख कथन देखेंगे, पात्रों के संवाद देखेंगे। ये सारी बातें हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं। आपका बंटी। आपका बंटी जो उपन्यास है ये मन्नू भंडारी का है और एक महाभोज है। तो आपका बंटी उपन्यास 1971 ईस्वी में लिखा हुआ है। 1971 में प्रकाशित सामाजिक प्रधान उपन्यास है। आपका बंटी की कथा वस्तु बंद दरवाजों के साथ कहानी के बीज रूप में दिखाई देती है। कथा वस्तु बंद दरवाजों के साथ कहानी के बीज रूप में दिखाई देती है। आपके बंटी। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू ने नारी जीवन से संबंधित दाम्पत्य, तलाक, मातृत्व, अकेलापन से उत्पन्न उलझनों को सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। नई पृष्ठभूमि के रूप में शहरी जीवन का चित्रण किया है। यह मन्नू भंडारी का पहला स्वतंत्र उपन्यास है। इसमें तलाक और पुनर्विवाह का बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी विषय का विशेष रूप से चित्रण है। इसकी कथा के केंद्र में एक 9-10 वर्ष का बालक बंटी है। पति पत्नी के झगड़े में बच्चों की क्या हालत होती है, उनकी मानसिक पीड़ा को चित्रित किया है। शहरी जीवन के दिखावटी प्रेम को चित्रित किया गया है। आपका बंटी उपन्यास का उद्देश्य मानव मन की गहराइयों का उद्घाटन करना है। शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित अधिक संवेदनशील और सरल होते हैं। इस पर भी लेखिका लोगों का ध्यान आकृष्ट करती हैं। मतलब मन्नू भंडारी जी कहती हैं कि आपका बंटी उपन्यास का उद्देश्य मानव मन की गहराइयों का उद्घाटन करना है। शिक्षित की अपेक्षा अशिक्षित अधिक संवेदनशील और सरल होते हैं। इस पर भी लेखिका लोगों का ध्यान आकृष्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। इसके प्रमुख पात्र देखेंगे। बंटी है, कथा का नायक है, अजय और शकुन का पुत्र है। एज 9-10 वर्ष, नोट करते जाइएगा। अजय बंटी के पिता हैं, कलकत्ते के एक विभाग में मैनेजर हैं, डिवीजन मैनेजर। और शकुन है, बंटी की माँ है, कॉलेज की प्रिंसिपल है। बंटी को घर पे माँ का रूप अच्छा लगता है, लेकिन प्रिंसिपल का व्यवहार बहुत ज़्यादा कड़वा होने की वजह से बंटी को प्रिंसिपल वाला रूप अच्छा नहीं लगता है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, जो बंटी के पिता होते हैं, दोबारा प्रेम करके विवाह करते हैं मीरा से। और उसके बाद डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो होती है दिवंगत हो गई रहती है, ख़त्म हो गई रहती है, उसकी मृत्यु हो गई रहती है। तो ये विदुर रहते हैं, फिर दोबारा शकुन से विवाह कर लेते हैं। इनके 2 बच्चे रहते हैं, अमी और जोत। फूफी शकुन के घर की नौकरानी है, बंटी का पालन पोषण करने वाली है फूफी। टीटू है, बंटी का दोस्त है, बंटी के साथ कक्षा 6 में पढ़ता है। और इसी बच्चे के द्वारा पता लगता है कि इनकी माता और पिता में तलाक होने वाला है और ये दोनों कहीं दूसरी जगह शादी कर रहे हैं। इसी बच्चे के माध्यम से पता चलता है। जोत और अमी डॉक्टर जोशी के पुत्र हैं। वकील चाचा हैं, जो दोनों का आपसी समझौता करवाते हैं, दोनों दोनों की बातों को बताते हैं, दोनों को समझाते हैं। चीनू कौन है? मीरा का बेटा है,
जो अजय की दूसरी वाली वाइफ होती है, उसी का लड़का है, मीरा का, चीनू। मित्रों, अब आगे देखेंगे। आपका बंटी बाल मन के द्वंद की उपज है। द्वंद का कारण पति और पत्नी के बीच में अपने अपने अहम के कारण समझौता ना हो पाना। मित्रों, आपका बंटी बाल मन के द्वंद की उपज है। द्वंद का कारण पति और पत्नी के बीच में अपने अपने अहम के कारण समझौता ना हो पाना। मतलब दोनों अपने अपने अहंकार में पड़े रहते हैं, ये नहीं झुकेंगे, वो नहीं झुकेंगे, इसी बात को लेके ये बात होती है। इसके प्राकथन उपन्यास के विषय में जो बातें पहले कही जाती हैं, में मन्नू भंडारी लिखती हैं कि आपका बंटी आपको हर जगह दिख जाएगा। ये स्वयं लेखिका लिख रही हैं कि आपका बंटी आपको हर जगह दिख जाएगा। यह कोई विशिष्ट पात्र नहीं, साधारण वर्ग का ऐसा पात्र है जो हर उस घर में मिल जाएगा जिसके माता पिता ने तलाक ले लिया है। तो ये आम बात हो गई है। वही लेखिका भी कहना चाह रही हैं कि बंटी कोई खास पात्र नहीं है, ये एक नॉर्मल पात्र है, साधारण पात्र है, जो कि आपको हर जगह ही देखने को मिल जाएगा। ये लेखिका द्वारा था। आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या है तलाक की समस्या, संतान की मानसिक यंत्रणा की समस्या, अंतर्द्वंद और कुंठाग्रस्त जीवन के संघर्ष की समस्या, संत्रास और घुटन की समस्या। ये इस उपन्यास की मेन समस्या है। उपन्यास के विषय में जैनेन्द्र का कथन है कि बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है। बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है। लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध हूँ। लेखिका का समय एवं सहानुभूतिशील संवेदना इस रचना में प्रकट हुआ है। तो ये जैनेन्द्र का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है। लेखिका की अदम लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध हूँ। लेखिका का समय एवं सहानुभूतिशील संवेदना इस रचना में प्रकट हुआ है। ये जैनेन्द्र जी ने कहा है। उपन्यास की प्रमुख पंक्तियां देखेंगे, संवाद देखेंगे, कौन कौन से हैं। बड़ी खातिर करना सीख गया, तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है, वकील चाचा बंटी से कहते हैं। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा, देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। ये वकील चाचा शकुन से कहते हैं। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा, देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है, वकील चाचा शकुन से। आगे देखिए। जब तक आंखें खुली हैं, नजर कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंखें बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और ना जाने कहां कहां के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैरते आते हैं। आंखों के सामने परीलोक की परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। ये आपका बंटू उपन्यास से है। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे से ठहर गया था। यूं घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे के आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती, दोपहर को लान में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी आलसी सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे के पहाड़ियों में छिप जाती। ये भी लाइनें आपका बंटी उपन्यास से हैं। एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। ये इनकी शादी के विषय में कहा गया है। लेखिका कह रही है कि एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित
जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उनके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुँचने का संतोष भी तो नहीं है। ढकेल दिए जाने की विवश कचोट भर है। कितना अच्छी सी बात इसमें कही गई है, कितना संवेदनपूर्ण बात है ये, कि एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उनके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुँचने का संतोष भी तो नहीं है। ढकेल दिए जाने की विवश कचोट भर है। ये भी इसी से था। अब आगे देखेंगे, चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं। वकील चाचा शकुन से, देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद्दगी उड़वा सबके बीच मेरी। शकुन बंटी से, शकुन बंटी से कह रही कि देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है, भद्दगी उड़वा सबके बीच मेरी। शकुन बंटी से कहती है, पर आज चार लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मार कर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। शकुन बंटी से, ये भी शकुन का ही कथन है। बंटी को डांटते हुए कह रही हैं कि पर आज चार लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मार कर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। शकुन बंटी से, तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उधम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया है। मतलब जोशी जी कह रहे हैं कि औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया है। ये जोशी कह रहे हैं शकुन से, बंटी के विषय में कह रहे हैं। अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती? और आती है तो क्यों? उसे तुम क्या कहोगी? शकुन जोशी से कहती है कि अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती? और आती है तो क्यों? उसे तुम क्या कहोगे? शकुन जोशी से, बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए। फूफी शकुन से कहती। फूफी कौन? मतलब जो उसकी नौकरानी रहती है, जो बंटी को पालती पोसती है, सेवा करती है उसकी, तो वही कह रही है कि बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए। फूफी शकुन से कहती है। तो बहुत मार्मिक कथन है। इसीलिए इस उपन्यास का नाम ही है आपका बंटी। ना वो माँ का हो पाता है, ना वो पिताजी का हो पाता है। पूरे उपन्यास में आपका बंटी। आपका बंटी मतलब किसका बंटी? तो ऐसे ही एक समय जब शकुन कहती है कि तुम डॉक्टर जोशी को पिताजी कहकर मतलब पापा कहा करो, तो वो बड़े चाव में आकर बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरे पापा कलकत्ते में रहते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब शकुन के घर से वह कलकत्ता जाता है अपने पिताजी के पास, उसके पिताजी भी यही सेम क्वेश्चन उससे कहते हैं कि या तुम मीरा को मम्मी बोला करो।
तो उसके सामने यही दुविधा उत्पन्न हो जाती है, ना उसकी मम्मी ही रही, ना उसके पापा ही रहे। तो यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी है। तो आगे देखिए, भूमिका इसकी लास्ट में है। मुझे लगा कि बंटी इन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में सामान लगी, और वह यह है कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। ये भूमिका में कौन लिखा है? मन्नू भंडारी जी लिख रहे हैं। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में सामान लगी, और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। जिनके माता पिता नहीं हैं, उनकी यही स्थिति है। इसमें लेखिका दिखा रही है बंटी के माध्यम से। इसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है। लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। आगे देखिए, यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर टूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन है। जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृश्य से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है। क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियां, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं। पात्र अपनी अपनी दृष्टि से संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं। लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं, तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इस संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। तो ये आगे देखिए। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नानुकूलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रुविगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। ये लेखिका कहती है। फिर से इसको देखिए कि बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नानुकूलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक
बेनाम इकाई भर बनते चले जाना। यदि पाठक को सिर्फ अस्विगलित ही करता है तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पतों पर नहीं पहुंचा है। ये लेखिका द्वारा भूमिका में कहा गया है। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैटर मैंने सारा आपका बंटी उपन्यास की भूमिका से, रामचंद्र तिवारी से, मधुरेश की बुक से और अन्य अन्य पुस्तकों से ली है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक करा करिए, शेयर किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए, और आप लोग नोट्स बनाते चलिए अपना। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।